Hello, welcome to Sumo Biology. The question is from your NEET 2022 question paper. Question says, which of the following statements are true for spermatogenesis but not hold good for oogenesis? तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के संदर्भ में तो ठीक है बट वो oogenesis पे लागू नहीं होते? तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. Spermatogenesis, formation of sperm; oogenesis, formation of egg or oocyte. Spermatogenesis starts at puberty पे starts होगा, whereas oogenesis initiated during the embryonic development stage. एक तो ये difference है. After spermatogenesis 4 haploid sperm cells are produced and after oogenesis only 1 egg cell, that is also haploid. तो इसमें आखिरी में आके 4 गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट. इसमें आखिरी में आके एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट बनता है. एक तो ये फ़र्क है फ्रॉम अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोजेनिक मदर सेल. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद स्पर्मेटिड का डिफ्रेंसिएशन होता है, मैच्योर स्पर्म बनता है. ये इसमें हाईलाइट फीचर है. तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, जबकि इसमें मियोसिस कंप्लीट होने से पहले भी एक बार पोलर बॉडी बनती है और एक हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है जो डिफ्रेंशिएट होता है. तो इसमें डिफ्रेंशिएशन मियोसिस कंप्लीट होने से पहले हो जाता है. oogenesis वर्क्स इन डिफरेंट मैनर. oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ. हेयर प्राइमरी oocyte अंडरगो meiosis 1 टू फॉर्म लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो गया. सो डिफ्रेंशिएशन स्टार्टेड बिफोर मियोसिस गेट कंप्लीटेड. सेकेंडरी oocyte अंडरगो meiosis 2 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. तो ये हो गया. अब हम लोग चल के देख लें, हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था, इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग क्रैक कर सकेंगे क्वेश्चन. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट. तो हैप्लॉइड गैमीट स्पर्मेटोजेनेसिस में बन रहा है, oogenesis में बन रहा है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है लेकिन oogenesis पे लागू नहीं होता. मियोसिस अगर कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन. अब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी के बाद जब ये चालू होता है तो मियोसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेयरएस oogenesis के केस में मियोसिस हॉल्ट हो जाता है. मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में ये हॉल्ट हो जाता है. तो oogenesis के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है. तो मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली. ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पे तो एप्लीकेबल है लेकिन oogenesis पे एप्लीकेबल नहीं है. तो ये भी हमारा आ गया. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन secreted by anterior pituitary. तो गोनेडोट्रोपिन की कैटेगरी में आ रहे लुटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग. हाँ जी, ये दोनों पे ही. आखिर में इस oogenesis के लिए भी ये रिक्वायर्ड है, LH और FSH, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये दोनों पे एप्लीकेबल है. ये वाला दोनों पे एप्लीकेबल था, ये दोनों पे एप्लीकेबल है. ये वाला जो स्टेटमेंट B है ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस पे एप्लीकेबल है और C स्टेटमेंट भी केवल स्पर्मेटोजेनेसिस पे एप्लीकेबल है. इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पे एप्लीकेबल है. प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, इनिशिएटेड होता है, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ पे ही स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है. तो B-A हमारा जो एप्लीकेबल है स्टेटमेंट वो हमारा कहिए कि B, C और E है जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे एप्लीकेबल है. A और D दोनों पे एप्लीकेबल है. तो B, C और E ऐसे स्टेटमेंट हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के संदर्भ में एप्लीकेबल है लेकिन oogenesis पे नहीं. तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या जी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, B, C, E. डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन. मियोसिस अकर्स continuously and it is initiated at puberty. So option number 2 is the correct choice. You should go with option number 2. I hope it answers the question. Thank you. तो ये हुआ आपका हम लोग का आंसर कंप्लीट. ठीक है जी.